स्वागत है आप सभी का अमन आकाश स्टडी चैनल में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। हमें 1947 में आज़ादी मिली थी, हालांकि कुछ लोगों को 2014 में भी आज़ादी मिली है। आप समझ ही रहेंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों द्वारा बहुत सारे अत्याचार हम पर किए गए थे। आज़ादी के बाद जो हमारा संविधान जब बना तो उसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि आगे भी जनता पर शासक द्वारा इस प्रकार का अत्याचार न किया जाए, इसलिए उन्हें कुछ स्वतंत्रता और अधिकार दिए गए थे जो कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाने जाते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स न केवल हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं बल्कि हमें अपने लिए अवसर निर्माण करने का भी मौका देते हैं ताकि हम अपना जीवन अपने तरीके से जी सके। हमें स्वतंत्रता दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी और के स्वतंत्रता का हनन करें। इसलिए फंडामेंटल राइट्स को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि हम खुद की स्वतंत्रता को तो कायम रख सके, साथ ही साथ हम किसी और के स्वतंत्रता को भी न छीन सके। हम रात में 10 बजे डीजे बजा कर नाच तो सकते हैं, पर इससे हमारे पड़ोसी का नींद यदि बिगड़ जाए तो ये उसके स्वतंत्रता का हनन होगा, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं यदि हमारे पड़ोसी को आपत्ति हो जाए तो। वैसे भी देहात में देखा गया है कि शादी विवाह के अवसर पर हो, यहाँ तक कि अब पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, उनके विसर्जन में भी लोग इस प्रकार से फूहड़ गाने पर नाच करते हैं कि उनका कहना ही क्या। लोग तो सारी हदों को ही पार करते जा रहे हैं। खासकर हमारे जो भोजपुरी गाना होता है उनका लेवल तो और इस प्रकार का होता है कि आप अपने माँ बहन के सामने बैठकर उन गानों को सुन भी नहीं सकते हैं। हिंदी फिल्मों का एक अलग लेवल होता है, हिंदी गानों का एक अलग लेवल होता है, और भोजपुरी गाना को लेवल का कहना ही क्या। कभी पुदीना ठेला पर बेचने लगते हैं तो कभी कुछ करने लगते हैं। जय हिंद साथियों, हमारे भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची और 22 भाग हैं। संविधान के भाग 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 3 में जो कि आर्टिकल 12 से 35 में आता है। अब हमें मूल रूप से देखना यह है कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत हमें मूल रूप से 6 अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार है हमारा समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब एक और चीज़ जो है, संविधान में हमारे 86वां संशोधन द्वारा 2002 में शिक्षा संबंधी अधिकार जोड़ा गया था, राइट टू एजुकेशन, जो कि हर एक 6 से 14 साल के बच्चों को आवश्यक रूप से शिक्षा देने के बारे में कहता है। अब हम देखेंगे कि समानता का अधिकार हमारा आर्टिकल नंबर 14 से 18 में आता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल 12 हमारा क्या कहता है। आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है। आर्टिकल 12 में हमारे स्टेट को डिफाइन किया गया है। स्टेट कहने का मतलब कि हर एक वो संस्था जो कि कानून बनाता है और उसे इम्प्लीमेंट करता है उसे स्टेट बोला जाता है। जैसे कि हमारा पार्लियामेंट हो गया, हमारा स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, ये सारा चीज़ जो कानून बनाता है उसे स्टेट बोला जाता है। आर्टिकल 13 हमारा जुडिशियल रिव्यू का चर्चा करता है। यदि हमारा पार्लियामेंट कोई कानून बना दे तो वो हमारे संविधान के अनुसार है या नहीं, इसका जांच करने का अधिकार हमें सुप्रीम कोर्ट को है, जो कि आर्टिकल 13 के द्वारा दिया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को जज कर सकता है कि ये संविधान के अनुसार है या नहीं। यदि हमारा बनाया गया कानून जो पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाता है यदि संविधान के अनुसार नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। अब आर्टिकल 14 से हमारा समानता का अधिकार शुरू होता है। हमारा आर्टिकल 14 स्टेट करता है, बोलता है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। कोई भी व्यक्ति कितना भी अमीर हो गरीब हो इससे फर्क नहीं पड़ता, सभी के लिए एक ही कानून लागू होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा हस्ती हो, मुकेश अंबानी हो या फिर कोई गरीब व्यक्ति हो। हमारा आर्टिकल 15
धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का विरोध करता है। मतलब हम किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो या फिर ईसाई हो, सिख हो, कोई भी धर्म के हो या फिर किसी भी जाति के हो, किसी भी नस्ल के हो, हम स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी लिंग हो, या फिर हमारा जन्म साउथ इंडिया में हुआ हो या नॉर्थ इंडिया में हुआ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस आधार पर कहीं भी हमारे साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारा आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता का बात करता है। हालांकि भारत में रिजर्वेशन सिस्टम लागू है, जिसमें बहुत से निचले वर्ग के लोगों को न सरकारी नौकरी हो या फिर किसी बड़े शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेना हो, उन सब में आरक्षण दिया जाता है। इसका बड़ा कारण एक ये भी है कि बहुत दिनों से जो लोग नीचे तबके के हैं उन्हें दबा कर रखा गया था और समाज के मुख्य धारा में उन्हें लाने के लिए उन्हें एक विशेष प्रिविलेज देने की आवश्यकता थी, जिसके कारण उन्हें रिजर्वेशन दिया गया है। ये सही है या नहीं, इस पर हालांकि एक पॉलिटिकल मैटर है, बहुत सारा चर्चा चलते रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो रिजर्वेशन सिस्टम उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जिन्हें अभी तक पर्याप्त मात्रा में अवसर नहीं मिल पाया था। हमारा आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है। मतलब छुआछूत नहीं चलेगी। कि बहुत से लोग नीचे तबके के लोगों का छूना पसंद नहीं करते हैं। वे उनसे इस प्रकार भेदभाव करते हैं कि यदि सट जाए तो फिर मंदिर नहीं जाते हैं, नहाने लगते हैं। ये सब प्रकार का जो भेदभाव है, इस सब का अंत हमारा आर्टिकल 17 करता है। हमारा आर्टिकल 18 किसी भी प्रकार के उपाधि का अंत करता है, लेकिन इसमें हमारा जो शैक्षणिक उपाधि है और जो हमारा सेना में उपाधि दिया जाता है, उन सबको एक्सेप्शन के तौर पर रखा गया है। जैसे यदि कोई व्यक्ति सेना में किसी रैंक पर है तो वो अपने नाम के आगे लगा सकता है, या फिर कोई विशेष शैक्षणिक डिग्री हासिल करता हो तो अपने नाम के साथ उसे जोड़ सकता है। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारा आर्टिकल 19 से 22 तक है। आर्टिकल 19 में मूल रूप से हमें स्वतंत्रता दी गई है कि हम किसी भी प्रकार का सभा बना सकते हैं। यदि कोई चीज़ हमें लगे कि नहीं ये गलत हो रहा है तो उसका विरोध हम कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। अभी हाल ही में जैसे रेलवे का जो रिजल्ट निकला था, उसमें देखे थे कि बहुत से छात्र उससे नाराज़ थे, सही नहीं था, उस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं थे बच्चे, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया और सरकार को अंततः झुकना भी पड़ा। लेकिन उसमें क्या हुआ था कि कुछ तत्व शरारत भी करने लगे और हिंसा पर उतर आए। हमारा आर्टिकल 19 कहता है कि आप अहिंसात्मक तरीका से किसी भी चीज़ का विरोध कर सकते हैं। विरोध कीजिए पर एक नियम कायदे के तहत। साथ ही भारत में आप कहीं भी अबाध रूप से जा सकते हैं, आ जा सकते हैं, कहीं भी अपना घर बना सकते हैं। आप कोई भी कारोबार, अब कारोबार कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आप इलीगल धंधा चालू कर दें। कोई भी संवैधानिक कारोबार जो कि लीगल हो आप कर सकते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए। हमारा आर्टिकल 20 कहता है कि किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी में आपको अपराध सिद्धि तक संरक्षण प्रदान किया जाएगा। मतलब जब तक आपका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आपको सजा नहीं सुनाई जाएगी। अपराध सिद्धि तक संरक्षण, ये हमारा आर्टिकल 20 देता है। आर्टिकल 21 हमें जीवन तथा निजता का स्वतंत्रता देता है। इसके कहने का मतलब यह है कि हमें जीवन से कोई वंचित नहीं कर सकता है। केवल कानून द्वारा स्थापित कुछ प्रक्रिया के आधार पर ही हमारा जीवन छीना जा सकता है। कुछ ऐसे घिनौने अपराध होते हैं जिसके लिए फांसी के सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 21 के अंदर ही हमारा निजता का अधिकार भी सम्मिलित किया गया है।
मतलब कोई हमारे निजता का हनन नहीं कर सकता है। आजकल सोशल मीडिया के दौर में देखा गया है कि प्राइवेसी एक बहुत बड़ा मैटर बन चुका है। बहुत से लोगों का जो बहुत कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है वो भी सोशल मीडिया पर लीक हो जाता है। और साथ ही साथ ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी बात करता है। मतलब कि आप अपने बीवी से भी नहीं पूछ सकते हैं कि वह व्हाट्सएप पर किससे चैट कर रही है, चाहे उसका पुराना कोई प्रेमी ही क्यों ना हो। शादी के बाद भी अब आपको ये अधिकार नहीं है कि आप ऐसा कुछ कर सकें। आर्टिकल 22 हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में लागू किया जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण के दौरान ये हमारे आज़ादी का रक्षा करता है। अब हम शोषण के विरुद्ध अधिकार को देखते हैं, जो कि हमारा आर्टिकल 23 और 24 में मेंशन किया गया है। 23, 24। आर्टिकल 23 में ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति का क्रय विक्रय कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। केजीएफ फिल्म में आप लोग देखे होंगे कि वहाँ बहुत से व्यक्तियों को ज़बरदस्ती एक खान में ले जाकर काम करवाया जाता है और उसके बदले उन्हें ना तो पैसे सही से दिया जाता है और उनके साथ वहाँ बहुत सारा अमानवीय व्यवहार किया जाता है। तो इस तरह का चीज़ हमारा आर्टिकल 23 अब बैन कर चुका है। अब ये संवैधानिक नहीं है। पहले भी देखा जाता था कि अंग्रेज लोगों को बेच देते थे या फिर अपने दूसरे उपनिवेश में बंदी बना कर ले जाते थे, जहाँ बंधुआ मजदूर के रूप में उन्हें से काम करवाया जाता था। हमारा आर्टिकल 24 जो है बोलता है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी भी खतरनाक काम में, केमिकल इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी खतरनाक काम हो, उसमें आप नहीं लगा सकते हैं। 14 साल से कम उम्र के बच्चे को डेंजरस वर्क में इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 24 से 28 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 24 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मूल रूप से ये कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई है। आप अपने धर्म का अभ्यास कर सकते हैं, आपका जो भी धर्म हो। कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि आप इस धर्म को मानो, इस धर्म को मानो। बहुत जगह ये भी होता है कि ज़बरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। ये सब हमारे देश में बैन है। हमारे देश में किसी को धर्म के आधार पर ये नहीं बोला जा सकता है कि तुम इस धर्म को यहाँ नहीं मान सकते हो। मतलब हमारा कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है। धर्म के आधार पर यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। साथ ही साथ आप शांतिपूर्ण तरीके से अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। यदि मंदिर बन रहा हो या फिर मस्जिद बन रहा हो, उसमें यदि आप दान कर रहे हैं तो एक निश्चित सीमा तक उसमें कर पर भी एक निश्चित सीमा तक दान करने पर आपको कर से भी छूट मिलता है। उसके बाद हमारा आता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। ये मूल रूप से अल्पसंख्यकों के लिए है, क्योंकि जहाँ भी बहुसंख्यक लोग होंगे तो उनकी संस्कृति को और ज़्यादा खतरा नहीं होता है। खतरा होता है किनको, जो अल्पसंख्यक वर्ग है। किसी भी समाज में जिनका संख्या कम हो उन्हें अल्पसंख्यक बोला जाता है। तो इनके संस्कृति को ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए आर्टिकल 29 और 30 में ये बोला गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपने संस्कृति और शिक्षा का बचाव कर सकते हैं। उन्हें कोई नहीं रोक सकता है अपने संस्कृति के पालन से। उसके बाद हमारा छठा मूल अधिकार जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें मूल रूप से आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा है भीमराव अंबेडकर साहब ने, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें इतने सारे अधिकार तो प्रदान कर दिया गया
लेकिन आर्टिकल 32 ये कहता है कि इन अधिकारों का रक्षा आखिर करेगा कौन। आपको अधिकार बहुत से दे दिए गए हैं, लेकिन उसका रक्षा करने वाला ही कोई ना हो तो फिर उस अधिकार का क्या फायदा। तो आर्टिकल 32 ये हमारे सुप्रीम कोर्ट को राइट देता है कि जहाँ कहीं भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच कर सकता है और अपना फैसला उस पर दे सकता है। मतलब यदि हमें किसी भी संवैधानिक सहायता की आवश्यकता हो तो वो हमें 32 आर्टिकल प्रोवाइड कराता है।